हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट करेंसीज। ये करेंसी यार बार बार चेंज क्यों होती है, हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मीट माय फ्रेंड डब्लू। डब्लू पहले इंडिया में रहता था और वहाँ की पैसे की करेंसी यूज़ करता था, बट डब्लू ने इंडिया से IIT और IIM से पढ़ा था। फिर उसे एक अच्छी कंपनी US का ऑफर आ गया था। अब लेकिन डब्लू पैसे से सीधा डॉलर में कमाता था। पहले डब्लू, अब यहाँ $1 की वैल्यू 88 रुपीज़ है, बट ऑब्वियसली वहाँ से इंडिया से मुकाबले ज़्यादा है। बट डब्लू को अब यूरोप जाना था घूमने। अब यूरोप में उसने जाके देखा कि अब वहाँ एक $1 की वैल्यू 0.85 यूरो है। ठीक है, अब उसे यूरोप से सीधा किसी चीज़ से ईरान आना पड़ा। बट उसने अब वहाँ जाके देखा कि वहाँ ईरान में $1 की वैल्यू 42,000 ईरानियन रियाल है। बट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, वाई मनी हैज़ डिफरेंट वैल्यूज, वाई एक्सचेंज रेट कीप चेंजिंग। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है हर किसी के मामले, 2 क्वेश्चन होते हैं। बट इसका सिंपल से ये मैटर क्यों करता है ये सब, इसके 5 मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न इन्फ्लेशन, दूसरा रीज़न इंटरेस्ट रेट, थर्ड रीज़न फिक्स वैल्यू, फोर्थ रीज़न एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड फिफ्थ रीज़न कंट्री की सिचुएशन एंड इन्वेस्टमेंट। मेनली इन 5 रीज़न की वजह से किसी कंट्री की करेंसी वैल्यू डिपेंड करती है। चले अब इनको एक करके रीज़न को समझते हैं और इनको समझते हैं कि ये एक्सचेंज रेट पे कैसे इफेक्ट डालते हैं और इनका रिलेशन क्या होता है करेंसी से। सपोज करो लिंक बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट। पहले तो समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की प्राइस का कंटिन्यूसली बढ़ना और उस पैसे की बाइंग पावर गिरना। एक सिंपल वर्ड्स में, आज 100 रुपये में सामान मिलता है, आज 100 रुपये में कुछ सामान मिलता है और कल उसी 100 रुपये में 120 देना पड़ते हैं उसी सामान के लिए। मतलब पहले 2022 में हम पे सपोज करो 10 रुपये थे, अब उस 10 रुपये में 2 समोसे आते थे। मतलब एक समोसा 5 रुपये का था। बट 2025 में 10 रुपये में एक ही समोसा आता है, वो समोसा है 10 रुपये का। मतलब पहले हम 10 रुपये में ज़्यादा चीज़ बाय कर सकते थे, आज 10 रुपये में हम सिर्फ एक ही चीज़ बाय कर पा रहे हैं। मतलब गुड्स की वैल्यू बढ़ी और पैसे की परचेसिंग पावर कम हो गई। इस चीज़ को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। अब ये 2 टाइप, अब इसका मतलब समझते हैं। हाई इन्फ्लेशन और वीकर करेंसी में क्या मतलब क्या होता है। हाई इन्फ्लेशन में हमारी करेंसी वीक हो जाती है। जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो उस देश के ऊपर उसकी करेंसी पैसा कमज़ोर हो जाता है, मतलब वीक हो जाता है। क्यों? हर चीज़ महंगी होती जाती है। 10 का मतलब फॉर एग्जांपल 100 की पावर गिरती है, उस रुपए में कम चीज़ खरीद पाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी पैसा निकालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये देश की इकॉनमी अनस्टेबल है। डिमांड रुपी कम हो जाती है, डिमांड फॉर रुपी कम हो जाती है। सपोज करो ये एक इंडियन है, इससे सपोज करो कुछ ब्रांड का परफ्यूम खरीदना है, वो इंडिया में 110 का है, USA से सपोज करो USA से 50 का है, तो इंडिया से ना खरीद के USA से इंपोर्ट करेगा। अब इंपोर्ट क्योंकि महंगा क्यों है, क्योंकि देश में इन्फ्लेशन है। और USA से इंपोर्ट करेगा। अब USA से इंपोर्ट करने के लिए इसे करेंसी भी एक्सचेंज करेगा, इससे डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी और हमारी करेंसी रुपए वीक होगी। इससे क्या होता है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है, डॉलर के मुकाबले और ज़्यादा गिरता है। मतलब रुपया और कमज़ोर हो गया। हाई इसका इन्फ्लेशन इज वेरी बैड फॉर आवर इकोनॉमी। अब लो इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्गर करेंसी। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है, मतलब
इन्फ्लेशन 2 से 4% के बीच होता है तो पैसा स्टेबल रहता है, इन्वेस्टर को ट्रस्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बैलेंस रहता है। रुपये की डिमांड बढ़ जाती है, रुपये की वैल्यू स्ट्रांग होती है और एक्सचेंज रेट में भी इंप्रूवमेंट होती है, स्टेबल रहता है। सोचो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन 8% और यूएस में 2%, तो दुनिया भर के डॉलर में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, ना कि रुपये में। डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज होगी, डिमांड ऑफ रुपये गिरेगी। इससे रुपये हमारा और वीक होता जाएगा और एक्सचेंज रेट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब पहले 1 रुपी $80 के मुकाबले था, अब 1 रुपया $88 के मुकाबले। क्यों? इन्फ्लेशन के कारण। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट? पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट है क्या। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है पैसा बोरो करने की कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने $1000 का लोन लिया है तो उस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, ताकि आपको 1000 प्लस इंटरेस्ट 10% क्या होगा, $100 इंटरेस्ट वापस देना होगा। इसका मतलब आपको $1100 वापस देने पड़ेंगे। ये इंटरेस्ट रेट यूएसए में फेडरल रिजर्व तय करता है और इंडिया में आरबीआई। हाउ डज इंटरेस्ट रेट अफेक्ट आवर करेंसी वैल्यू? पहले हाई इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। जो इन्वेस्टर होते हैं वह हमेशा बेटर रिटर्न्स के लिए ढूंढते हैं। अगर वो यूएसए में इंटरेस्ट 6% और यूरोप में 2% है, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूरोप से निकाल कर डॉलर में डालेंगे, ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट, और रिजल्ट डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर स्ट्रांग होगा, और यूरो की डिमांड कम होगी तो यूरो की वैल्यू गिरेगी। लो इंटरेस्ट रेट। अगर यूएसए का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट गिराता है तो रिटर्न कम हो जाते हैं। इन्वेस्टर दूसरे के देश में इन्वेस्ट करके जहाँ ज़्यादा मिलता है, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर वीक होता जाएगा। इसे हम एक रियल लाइक एग्जांपल से बढ़ेंगे। 2022 में इन्फ्लेशन हाई था, इन्फ्लेशन बहुत हाई था। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बढ़ाया, मतलब 5% तक। इससे डॉलर स्ट्रांग हो गया क्योंकि दुनिया भर के यूएस बॉन्ड्स खरीदने लगे। टर्की के एग्जांपल, टर्की के सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन के बावजूद हाई इंटरेस्ट को लो रखा, इससे टर्की लीरा की वैल्यू गिर गई और एक्सचेंज रेट और यूएस और टर्की की एक्सचेंज रेट थी वो बहुत वीक हो गया। बट हाई इंटरेस्ट रेट देगा तो उसका करेंसी स्ट्रांग होगी, ज़्यादा रिटर्न अट्रैक्ट करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है, लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ती है और एक्सचेंज रेट स्ट्रांग होता है। मतलब अगर इंडिया में सपोज करो 10% इंटरेस्ट रेट है और यूएसए में 8%, तो यूएसए से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी और इंडियन बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए इंडियन रुपी चाहिए और इंडियन रुपी को फिर इससे इंडियन रुपी चाहिए और इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी। लो इंटरेस्ट रेट, करेंसी वीक। इन्वेस्टर अपने जैसा पैसा निकालते और कंट्रीज में डालते हैं, लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ती है, एक्सचेंज रेट वीक रहता है। लिमिटेशन क्या होती है इंटरेस्ट रेट की? व्हाई नॉट ऑलवेज कीप इंटरेस्ट रेट हाई? अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो और लोग बिजनेस, घर, फैक्ट्री सब महंगा हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, जॉब्स भी कम हो जाती है। इसलिए सेंट्रल बैंक बैलेंस बनाता है, ना बहुत हाई हो इंटरेस्ट रेट, ना बहुत लो, मीडियम लेवल का रहे। अब हमारा थर्ड टॉपिक है फिक्स वैल्यू। इसे हम पेजिंग भी बोलते हैं, बट पेजिंग का मतलब क्या होता है? पेजिंग का मतलब है कि एक कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स कर देती है स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ, जैसे यूएस या डॉलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक देश डिसाइड करता है कि उसकी एक लोकल डॉलर $0.5 के बराबर है, तो हमेशा वही रेट रहेगा, चाहे मार्केट की डिमांड सप्लाई कुछ भी हो। बट ये हाउ डज पेगिंग इफेक्ट करेंसी वैल्यूज? स्टेबिलिटी। पेगिंग से एक्सचेंज रेट प्रेडिक्टेबल हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म ईजी हो जाता है और कोई फ्लक्चुएशन की टेंशन नहीं होती। लोकल बिजनेस और इन्वेस्टर को सर्टेनिटी मिलती है। डिपेंडेंसी, अगर जिस कंट्री से पैक किया है लाइक यूएसडी वो गिरती है तो पैक करेंसी भी ऑटोमेटिकली गिरेगी, मतलब लोकल करेंसी अपनी मॉनेटरी वैल्यू लूज कर देगा। फॉर रियल एग्जांपल, ब्रुनेई डॉलर है, सिंगापुर डॉलर। ब्रुनेई का एक छोटा सा ऑलरेडी देश है, उसने डिसाइड किया कि अपनी करेंसी सिंगापुर से पैक करेंगे। रिजल्ट, दोनों करेंसी की वैल्यू सेम रहती है और इजीली इंटरचेंजेबल है। ब्राजीलियन डॉलर जो यूएसए के 2:1 के पैक करती है। ब्राजील में
अपनी करेंसी को फिक्स करके रखा है, 2 BSD इक्वल टू 1 USD। मतलब अगर आपको $1000 चाहिए तो $100 चाहिए तो हमेशा 200 BSD देने पड़ेंगे। हांगकांग डॉलर, US डॉलर, हांगकांग ने अपना डॉलर को US डॉलर के साथ एक रेंज में फिक्स करके रखा है। इससे हांगकांग फाइनेंशियल हब बना, लेकिन US इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई। रिलेशन क्या होता है एक्सचेंज रेट और पैगिंग का? पैगिंग स्टेबल एक्सचेंज रेट प्रोवाइड करता है, ट्रेड और टूरिज्म स्मूथ हो जाता है, करेंसी फ्लक्चुएट से बचाव होता है। लूज बट पैगिंग में आप अपनी इंडिपेंडेंस लूज करते हैं। लोकल देश अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट या मनी सप्लाई एडजस्ट नहीं कर सकता। अगर पैक्ड करेंसी USD या यूरो में इन्फ्लेशन और क्राइसिस हो जाए तो लोकल देश भी फंस जाता है। लिमिटेशन क्या होती है? व्हाई नॉट ऑल कंट्री यूज पैगिंग? पैगिंग मेंटेन करना मुश्किल है। सेंट्रल बैंक और फॉरेन रिजर्व लाइक USD हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर रिजर्व्स खत्म हुआ तो पैगिंग टूट जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1997 का फाइनेंशियल क्राइसिस में कंट्री सब पैक्ड सिस्टम मेंटेन नहीं कर रही थी। ऐसा ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी होता है। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? जब एक कंट्री अपने गुड्स, सर्विस और दूसरी कंट्री को बेचती है तो उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। अगर हम दूसरी कंट्री से कुछ लेते हैं तो उसे हम चीज़ को बोलेंगे इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल, IT सर्विस एक्सपोर्ट करती है इंडिया, इसे बोलेंगे हम एक्सपोर्ट। और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हम बोले मिडल ईस्ट या USA से या रशिया से, हम इसे बोलेंगे एक्सपोर्ट। हाउ दे अफेक्ट आवर करेंसी वैल्यू? जब एक कंट्री ज़्यादा माल बेचती है एक्सपोर्ट तो फॉरेन बायर उसे लोकल करेंसी खरीदना पड़ता है ताकि पेमेंट कर सके, तो लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, इससे एक्सचेंज रेट स्ट्रांग होगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस करती है। मोर इम्पोर्ट्स, अगर कंट्री बहुत इंपोर्ट करती है तो उसकी फॉरेन करेंसी चाहे पेमेंट करने के लिए चाहिए। अगर बहुत सारे तो फॉरेन करेंसी पेमेंट करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कॉन्सेप्ट सुना होगा पेट्रो डॉलर का, मतलब आपको अगर किसी ने US से टाइप कर रखा है तो आपको डॉलर ही चाहिए, किसी एक्सेप्ट रशियन अदर सम अदर कंट्रीज, आपको डॉलर ही चाहिए ऑयल परचेज करने के लिए। तो लोकल लोग अपना पैसा बेचकर फॉरेन करेंसी खरीदते हैं, इससे लोकल करेंसी की डिमांड कम होती है, एक्सचेंज रेट भी होता है। सब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जापान एक्सपोर्ट हैवी कार्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में। इस वजह से जापानीज की येन की डिमांड बढ़ती है, मतलब बनी रहती है। येन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहता है हमारी अगर अपनी इंडियन करेंसी से बना जाए। US हैंडल पेट्रो डॉलर। US ने ऑयल परचेजिंग कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया और अदर अरेबियन कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट कंट्री जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उसे कन्विंस किया है कि ऑयल सिर्फ US डॉलर में बेचा जाएगा। हर देश को ऑयल खरीदने के लिए पहले डॉलर लेना पड़ता है। डॉलर की डिमांड हर वक्त हाई रहती है। रिजल्ट डॉलर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री करेंसी बन गया। अगर हम हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इस पेट्रो डॉलर के बारे में। इंडिया इंपोर्ट्स एंड हेवी इंपोर्ट करता है। कर्ड ऑयल इंपोर्ट करता है मैसिव क्वांटिटी में, मतलब इंडियन कंपनी को US डॉलर चाहिए ऑयल खरीदने के, क्योंकि अदर कंट्री सिर्फ ऑयल ही बाय करेगी। अदर कंट्री सिर्फ डॉलर ही एक्सेप्ट करेगी, कोई अदर करेंसी नहीं। इसलिए रुपी पर प्रेशर पड़ता है, कभी कभी वीक हो जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ा तो लोकल करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। बायर्स फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। इंपोर्ट बढ़ेगा लोकल, अगर इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो लोकल करेंसी वीक होगी। लोकल लोग फॉरेन करेंसी चाहिए, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी तो लोकल करेंसी की वैल्यू होती है। वाई एक्सपोर्ट्स चाइना इंटेंशनली अपना युआन वीक रखता है ताकि उसे और सस्ते में कॉम्पिटिटिव बनाए रखे। इसका मतलब चाहिए ये लाइन क्या कहना चाहती है? चाइना इंटेंशनली, हम इस पूरी लाइन को एक वर्ड में समझते हैं,
अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन या इंटेंशनली डेप्रिशिएट करता रहता है कि ताकि कोई सपोज करो ये बंदा यूएस का है, इस पे दो कंट्री हैं, चाइना एंड इंडिया। इंडिया अपनी करेंसी की वैल्यू नॉर्मल रखता है, सपोज करो इंडिया डेप्रिशिएट नहीं करता, चाइना डेप्रिशिएट करता है। इसका मतलब इस पे दो ऑप्शन होंगे, या तो इंडिया की चीज़ खरीदे, इंडिया में सपोज करो उसने एक टॉय कार खरीदनी है, उसकी वैल्यू 10 रुपये, और चाइना अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करके उस डॉलर के हिसाब से उसी वैल्यू में दो टॉय कार खरीदेगा, तो ना इंडिया की तरफ नहीं आएगा, चाइना की तरफ जाएगा। इस पूरे कंसेप्ट को डेप्रिसिएशन कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये इंटेंशनली करा जाता है कई गवर्नमेंट के द्वारा, कई गवर्नमेंट ये करती है, इसमें इंडिया भी है। शायद हम डिवैल्यूएशन बोलेंगे, डेप्रिसिएशन कंसेप्ट बोलेंगे। अगर मैं इसमें भी गलत हूँ तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा कंप्लीट टॉपिक इस पे बना दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मतलब लास्ट टॉपिक है करंट कंट्री की स्टेबिलिटी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस कंट्री स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एक प्रेडिक्टेबल, सेफ और लॉ अबाइडिंग एनवायरनमेंट। मतलब हम किसी कंट्री का अगर मैं किसी कंट्री में पैसे इन्वेस्ट करूँ तो वहाँ का फ्यूचर कम से कम सेफ होना, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए कि मतलब वहाँ कोई दंगे नहीं होने वाले, इस टाइम में कोई तख्ता पलट नहीं होगा, कुछ नहीं, सेफ होगा, मेरे वहाँ पैसे आराम से सेफ रहेंगे। इसमें आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सरकार बार बार ना बदले, क्लियर पॉलिटिक्स हो। जैसे इंडिया का अर्ली 90s पीरियड बहुत डिफरेंट था, बट आफ्टर 1992 कह सकते हैं या अर्ली 2000 के बाद हमारा एक स्टेबल गवर्नमेंट रही है। चाहे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई पर्सपेक्टिव नहीं रख रहा, चाहे सपोज करो 2014 से अब 2025 ये बीजेपी का रूल रहा है, इसमें मतलब प्रेडिक्टेबल है, इसमें यूँ नहीं है कि हाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है मिले जुला। अब तो 2025 में कॉलिशन गवर्नमेंट है, बट सपोज कर 2024 मतलब ये 10 साल बड़े ईजी प्रेडिक्टेबल थे, क्लियर पॉलिटिक्स थी, इसमें कुछ अनस्टेबिलिटी नहीं थी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है और डेप्ट मैनेजेबल हो, सोशल प्रोटेस्ट ना हो, स्ट्राइक ना हो, सिविल अनरेस्ट ना हो। जैसे सपोज करो पाकिस्तान अभी करंट में, नेपाल, रिसेंट एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बांग्लादेश, ये अगर किसी कंट्री इन्वेस्ट करना तो ये 3 क्राइटेरिया तो कम से कम पूरे होने चाहिए, तभी पैसा आएगा किसी भी कंट्री में। आइए स्टेबिलिटी अफेक्ट कैसे करती है? इन्वेस्टर को ट्रस्ट आता है ताकि उनका पैसा सेफ हो। फॉरेन कंपनीज आईटी हब्स ओपन करती हैं, जैसे कि इंडिया में FDI, जैसे अमेज़न, गूगल, ये तभी कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि उनका पैसा सेफ रहेगा और चेंज नहीं होगा। इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्ट को लोकल करेंसी खरीदनी पड़ती है, इससे लोकल करेंसी डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग होगा। अनस्टेबल कंट्री में अगर सरकार बार बार चेंज होगी, करप्शन होगा, रिवॉर्ड्स होंगे, प्रोटेस्ट होंगे या इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं, फॉरेन कंपनी अपना पैसा वापस भी ले जाती है और फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। लोकल करेंसी सपोज कर लोकल करेंसी की वैल्यू गिरेगी और एक्सचेंज रेट वीक होगा। रियल लाइफ एग्जांपल, 90 या 70s और 80s में चाइना ने अपना मार्केट खोला और स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। रिजल्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े इफेक्टिव चाइना में बन गए। फॉरेन कंपनीज को चाइनीज युआन चाहिए होता था, जिससे कि युआन की डिमांड वैल्यू दोनों इंक्रीज हुए। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब है पूरी कंट्रीज में, मतलब कोई भी बराबर नहीं। अनस्टेबल एग्जांपल जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करप्शन, सैंक्शन और हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टर भाग गए। वेनेजुएला बोलीवार की वैल्यू एकदम से कोलैप्स हो गई और यूएस की क्रिप्टो करेंसी यूज करने लगे। इंडिया मिक्स एग्जांपल है। इंडिया में डेमोक्रेसी और ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन कभी कभी पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स होती है, जैसे टैक्स रेगुलेशन, जैसे GST वगैरह इन्वेस्टर को क्वेश्चन कर देते हैं। स्टेबल करेंसी ज़्यादा FDI करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग रहेगा। अनस्टेबल कंट्री, वीक करेंसी, फॉरेन कंपनी पैसा निकालती है, जिससे लोकल की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट वीक होता है। लिमिटेड वाइज स्टेबिलिटी अलोन इज इनफ। स्टेबल कंट्री कभी कभी वीक हो सकता है अगर एक्सपोर्ट या डेब्ट ज़्यादा हो। जापान एक स्टेबल इकोनॉमी है, लेकिन जीरो और नेगेटिव ग्रोथ और एजिंग पॉपुलेशन की वजह से कंट्री उतना फास्ट नहीं बढ़ रही।
इन सब 5 जो ही मैंने अभी समझाए, इन 5 रीजंस की वजह से किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यार अगर मैं ये बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स लाऊंगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे हिस्ट्री हो, अलग अलग कंसेप्ट को समझाने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।